एक तो 48 और एक है जो 27। नक्शा अपन ने बना दिया था कल। तो तीसरा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 21। 21 का पुराना नाम 11 था। ये आगरा से बीकानेर जाता है। आगरा टू बीकानेर, आगरा टू बीकानेर है। वैसे देखा जाए ना तो इस 11 के नए नाम की बात करें तो 21 के अलावा इसका थोड़ा सा नाम यानी कि जयपुर के आगे जैसे ही अपन सीकर रोड पे चलते हैं तो 52 भी छोड़ा गया है। यानी कि 52 दो चरणों में हो गया। एक तो जयपुर से जबलपुर वाला 52 हो गया 12, नया नाम 52। और इस 11 का भी कई जगह जयपुर तक तो 21 नाम है और फिर आगे 52 है। तो वर्तमान में राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 52 है। ठीक है, बीकानेर में जाके और NH 15 में मिल जाता है। बीकानेर में जाकर NH 15 में मिल जाता है। पुराने आंकड़ों में राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यही था, मिल जाता है। संबंधित जिले इसके 6 हैं। एक तो ये भरतपुर में आता है, आगरा से सीधा। भरतपुर के बाद दौसा, भरतपुर दौसा, और दौसा के बाद जयपुर घाट की गुणी टनल से होता हुआ जयपुर, जयपुर के बाद सीकर, सीकर के बाद चूरू, झुंझुनू नहीं जाता, और बीकानेर। यानी कि बीकानेर में जाकर NH 15 में मिल जाता है। ठीक है, ये है NH 21। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इसी पर स्थित है। घना पक्षी विहार, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इसी NH पर स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इसी NH पर स्थित है। इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। घाट की गुणी टनल भी इसी पे है। जयपुर में है घाट की गुणी टनल। घाट की गुणी टनल सुरंग इसी NH पर स्थित है। इसी NH पर स्थित है। पुराने आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 15, और NH 15 को भी पढ़ेंगे। ठीक है, NH 15 पठानकोट से कांडला तक जाता है। सीमावर्ती जिलों में है, यानी कि पाकिस्तान से लगने वाले जिलों में है। यानी कि NH 15 का निर्माण चेतक परियोजना के तहत BRO द्वारा किया गया। तो अगला राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 15। 4 नंबर पे NH 15। 15 का कोई ऐसा नया नाम होना नहीं बताया गया। कई जगह उल्लेख मिला है इसका नया नाम 62 हुआ है। इसका नया नाम कोष्टक में लिखेंगे। ठीक है, अब तक तो क्या कर रहे थे, पुराना नाम कोष्टक में लिख रहे थे। ठीक है, इसका नया नाम लिखेंगे बाकायदा, यहाँ मेंशन किया है नया नाम 62 है। पठानकोट पंजाब में है। पठानकोट पंजाब से कांडला तक। कांडला बंदरगाह कहाँ है? कांडला गुजरात तक। ठीक है, सीमावर्ती जिलों में है। एक और याद रख सकते हो, 2017 में कांडला बंदरगाह का नया नाम पंडित दीनदयाल कर दिया गया। कांडला का नया नाम क्या किया गया? 2017 में पंडित दीनदयाल किया गया दोस्तों।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसका नया नाम किया गया। कांडला बंदरगाह का सीमावर्ती जिलों में है, यानी कि 6 जिलों में गुजरता है। अब जोधपुर में नहीं जाता, फलोदी से ही है जो जैसलमेर चला जाता है। संबंधित जिले 6। पहले इसका एक क्वेश्चन पूछा था कि NH-15 किस जिला मुख्यालय से नहीं गुजरता, तो जोधपुर जिला मुख्यालय से नहीं गुजरता था, यानी कि शहर में नहीं जाता था। तो जोधपुर जिले से तो गुजरता था लेकिन जिला मुख्यालय से नहीं गुजरता था, यानी कि अब फलोदी से ही जाता है। एक तो गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी नहीं जाता, हनुमानगढ़ से भी मोड़ दिया गया इसको। श्री गंगानगर के बाद बीकानेर, पाकिस्तान से लगने वाले जिलों में है ये। फलोदी है, फलोदी की भी पाकिस्तान से सीमा बनती तो है, ठीक है। फलोदी के बाद में जैसलमेर है, जैसलमेर के बाद बाड़मेर है। ये सारे जिले पाकिस्तान से लगते हैं और एक छठा जालोर है, ठीक है। पुराने आंकड़ों में ये राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था, यानी कि सीमावर्ती जिलों में है ये, जो पाकिस्तान से लगते हैं, सीमावर्ती जिलों में है। और इस राष्ट्रीय राजमार्ग का महत्व बहुत बड़ा है सेना के लिए। अपन ने पहले भी बताया था, BRO ने इस राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस NH का निर्माण चेतक परियोजना के तहत किया। इस NH का निर्माण चेतक परियोजना के तहत किया। BRO ने इस राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण चेतक परियोजना के तहत किया, ठीक है। पुराने आंकड़ों में ऑप्शन देख लेना, यह है राजस्थान का सबसे लंबा NH हुआ करता था, सबसे लंबा NH हुआ करता था। अगर अभी भी ऑप्शन में 15 हो तो कर देना है, लेकिन नए आंकड़ों के अनुसार याद रखना 52 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। हाँ जी, नए आंकड़ों के अनुसार बाकायदा लिखो, अगर 52 विकल्प में हो तो फिर 52 ही करना। नए आंकड़ों के अनुसार 52 दो चरणों में हो गया। एक तो जयपुर से जबलपुर, यानी कि लिखा था ना अपन ने जयपुर से टोंक रोड, टोंक रोड, जयपुर से टोंक, टोंक से बूंदी, बूंदी से कोटा, कोटा से झालावाड़। नए आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का सबसे लंबा NH, नए आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का सबसे लंबा NH 52 है, 52 है। अब 52 दो चरणों में है, मैंने बोला है 52। एक तो 11 का भी नया नाम 21 और 52 दोनों ही रखा गया है, और एक 12 का नया नाम जो अजमेर से, ओ सॉरी, अजमेरी गेट, यानी कि जयपुर से सीधा टोंक रोड जो जा रहा है वो, ठीक है। तो 5 नंबर पे लिखेंगे NH 52। 52 का पुराना नाम, अगर 52 ऑप्शन में हो, सबसे लंबा पूछे तो करना है, ठीक है। नहीं हो तो फिर 15 करना ही करना है। हाँ भाई, अगला राष्ट्रीय राजमार्ग है अपना कौन सा? अगला राष्ट्रीय राजमार्ग है अपना 15 के बाद में 5 नंबर पे लिखो NH 52। 52 का पुराना नाम 12, जयपुर से जबलपुर जा रहा है, टोंक रोड जिसे बोलते हैं अपन, जयपुर टू जबलपुर। तो ये जयपुर से कहाँ जाएगा? संबंधित जिले इसके 5 हैं,
संबंधित जिले 5 हैं। जयपुर से टोंक, टोंक से बूंदी, बूंदी से कहाँ जाएगा, बूंदी से जाएगा अपना कोटा, और कोटा से झालावाड़। ठीक है, इन जगह को कवर करेगा ये। ठीक है, तो एक तो ये 52 हो गया, और एक 11 का भी नया नाम, सॉरी 11 का भी नया नाम 21। जयपुर तक तो 21 है, और जयपुर के बाद 52 है, तो 52 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, ये हो गया 52। 52 के बाद में 71 बी, NH 71 बी। 71 बी का नया नाम लिख सकते हैं आप, वैसे इसका पुराना नाम देके ही दिया है अभी, नया नाम 919। इसका नया नाम लिखेंगे इधर 919। वैसे 71 बी याद रखना, रेवाड़ी से, हरियाणा में रेवाड़ी से शुरू होता है, रेवाड़ी से भिवाड़ी होता हुआ, भिवाड़ी होता हुआ दारूहेड़ा तक है। रेवाड़ी से भिवाड़ी होता हुआ दारूहेड़ा तक है, और ये राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, यह है राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे छोटा NH है। इसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है राजस्थान में, लंबाई राजस्थान में लगभग 5 किलोमीटर है, यानी कि 4.7 किलोमीटर है, तो आप तो 5 किलोमीटर याद रखेंगे। तो ये सबसे लंबा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो 71 बी ही देता है अभी भी ऑप्शन में, यानी इसका पुराना नाम ही देता है। हालांकि इसका नया नाम 919 है, लेकिन फिर भी पुराना नाम ही देता है। अब रेल परिवहन पढ़ेंगे आगे अपन। सड़क परिवहन तो कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन यहाँ से ही पूछेगा सड़क परिवहन में तो।
हेडिंग लगाई रेल परिवहन। सड़क परिवहन कंप्लीट हो गया। रेल परिवहन मध्यम दूरी के लिए उपयोगी है और भारतीय संविधान के अनुसार रेल परिवहन संघ सूची का विषय है, यानी कि केंद्र सरकार के अधीन है। रेल परिवहन भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार रेलवे संघ सूची का विषय है। अनुसार रेलवे संघ सूची का विषय है। भारतीय संविधान के अनुसार रेलवे संघ सूची का विषय है। मार्च 2022 तक राजस्थान में कुल रेल लाइनों की लंबाई 6046 किलोमीटर। रेल लाइनों की लंबाई 6046 किलोमीटर, जो भारत का 8.83% है। स्थान दूसरा है। भारत में राजस्थान का रेल लाइनों में स्थान दूसरा है। सबसे ज़्यादा रेल लाइनें यूपी में है, स्थान दूसरा है। भारत की कितने परसेंट लाइनें राजस्थान में है? लगभग 9%। लंबाई कितनी है? 6046। स्थान है सेकंड। ठीक है, ये याद रखना। देश की कितने परसेंट रेल लाइनें राजस्थान में है? 8.83% है। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी 1825 में इंग्लैंड में चलाई गई। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में इंग्लैंड में मैनचेस्टर से लिवरपूल स्टेशनों के बीच चलाई गई। इंग्लैंड में मैनचेस्टर से लिवरपूल मैनचेस्टर से लिवरपूल शहरों के बीच चलाई गई। मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच चलाई गई। अभी अगर शहर पूछे तो मैनचेस्टर से लिवरपूल, बट अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि कौन से दो स्टेशनों के बीच चलाई गई, तो स्टॉकहोम से टर्लिंगटन स्टेशनों के बीच टर्लिंगटन स्टेशनों के बीच चलाई गई। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को जलाई गई, लॉर्ड डलहौजी के काल में। राज्य के 2 जिलों में कोई रेल मार्ग नहीं है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी, अगली लाइन में लिखिए, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी
16 अप्रैल 1853 को महाराष्ट्र राज्य में भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को 16 अप्रैल 1853 को महाराष्ट्र राज्य में मुंबई से ठाणे स्टेशनों के बीच महाराष्ट्र राज्य में मुंबई से ठाणे स्टेशनों के बीच मुंबई से ठाणे स्टेशनों के बीच ठाणे जिला है, भारत में जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला ठाणे ही है। बीच 34 किलोमीटर में चलाई गई, 3-4 किलोमीटर में चलाई गई, 34 किलोमीटर में चलाई गई। और जब 1853 में भारत में रेलगाड़ी चली थी, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डलहौजी थे साथियों। अतः लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। अगर ये पूछे कि किस वायसराय के काल में रेल चली भारत में, तो लॉर्ड डलहौजी के काल में, यानी कि रेल अंग्रेजों की देन है दुनिया में। लॉर्ड डलहौजी के काल में चली, जब भारत अंग्रेजों का उपनिवेश हुआ करता था, अंग्रेजों के अधीन था, उस जमाने में भारत में रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई। मुंबई से ठाणे स्टेशनों के बीच 34 किलोमीटर की दूरी में चलाई। लॉर्ड डलहौजी के काल में चली है। तो साथियों, लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी क्या होंगे? भारत में रेलवे के जनक होंगे। नोट लगा के लिख दीजिए, लॉर्ड डलहौजी भारत में रेलवे के जनक हैं। लॉर्ड डलहौजी भारत में रेलवे के जनक। अब राजस्थान में आ जाइए। राजस्थान में पहली बार रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई और कब चलाई गई? तो राजस्थान में पहले विश्व में पढ़े, फिर भारत में, और फिर राजस्थान में। राजस्थान में सर्वप्रथम रेलगाड़ी 1874 में जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच चलाई गई। बांदीकुई वर्तमान में दौसा में है, लेकिन बहुत पहले ये 1991 से पहले जयपुर रियासत का ही भाग था। जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच चलाई गई। आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच चलाई गई। जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच चलाई गई। हाँ जी, राजस्थान में प्रथम रेल बस सेवा, प्रथम रेल बस सेवा यानी कि एक बस की जितनी रेलगाड़ी गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1994 को
अक्टूबर 1994 को मेड़ता रोड से नागौर में मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच चलाई गई, जो पिछले दिनों में बंद होकर दोबारा चला दी गई। मेड़ता सिटी के बीच चलाई गई। मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच चलाई गई। एक बस की जितनी रेलगाड़ी जो आज भी चल रही है 1994 से चलाई गई है, ठीक है। अब रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पे भारतीय रेलवे के प्रकार 3 हैं। एनसीईआरटी में 3 दे रखे हैं। ब्रॉडगेज यानी कि सबसे चौड़ी लाइनें, मीटर गेज यानी कि 1 मीटर की लाइनें, दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है। नैरो गेज तीसरा है, ठीक है। तो रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेलवे के प्रकार, हेडिंग लगा दीजिए, रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर, रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेलवे के प्रकार, रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेलवे के प्रकार, रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेलवे के प्रकार 3 हैं, ठीक है। रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेलवे के प्रकार कितने हैं? 3 है। एक तो है ब्रॉड गेज, यानी कि दो पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर से भी ज्यादा। ब्रॉड गेज बड़ी लाइन, ठीक है। ब्रॉड गेज का हिंदी में बड़ी लाइन भी बोल सकता है। इसमें दो पटरियों के बीच की दूरी, जैसे एक पटरी तो ये है, एक पटरी ये है और एक पटरी ये है। दो पटरियों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है इसमें। ये दूसरी पटरी ये है, ठीक है। तो दो पटरियों के बीच की दूरी होती है 1.676 मीटर, 676 मीटर, ठीक है। यानी कि 5.6 फीट भी कह सकता है। एक बार फीट में भी पूछा था रेलवे के एक पेपर में, एनटीपीसी वाले में ये पूछा था कि ब्रॉडगेज लाइनों के बीच में दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है। फीट में पूछे तो लगभग 5.5 फीट, ठीक है। और मीटर में 1.676 मीटर। दूसरी है मीटर गेज। भारत में ज़्यादातर अब भारत और राजस्थान में ज़्यादातर लाइनें अब ब्रॉड गेज की हो गई, लेकिन पहले मीटर गेज की हुआ करती थी। 2011-12 में मैंने जयपुर रेलवे स्टेशन से झुंझुनू तक यात्रा की, तो उस दौरान वो मीटर गेज लाइन थी, लेकिन ये अब ब्रॉड गेज में चेंज कर दिया गया। मीटर गेज में दो पटरियों के बीच की दूरी पूरी पूरी 1 मीटर होती है और 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं। 1 मीटर, 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं, ठीक है। तीसरी है नैरो गेज, यानी कि छोटी लाइनें। नैरो गेज, राज्य में नैरो गेज की लाइन केवल धौलपुर में चलती है। नैरो गेज की रेलगाड़ी केवल धौलपुर में चलती है। अब नैरो गेज में क्या है कि और भी कम है। ये लो जी साहब, पटरियों के बीच की दूरी बहुत कम है इसमें, नैरो गेज में कितनी है? 0.62 से 0.73 मीटर तक हो सकती है इसमें, यानी कि 2 से 2.26 फीट तक हो सकती है। 1.25 फीट तक लंबाई हो सकती है। राज्य में नैरो गेज की रेल केवल धौलपुर में चलती है।
नैरो गेज में दो पटरियों के बीच की दूरी बहुत कम होती है। ये पटरियां भी मैंने बना दी हैं। यहाँ लिखिए राज्य में नैरो गेज की रेल, नैरो गेज की रेल केवल धौलपुर में चलती है। राज्य में नैरो गेज की रेल केवल धौलपुर में चलती है। नैरो गेज की रेल केवल धौलपुर में चलती है। राज्य में नैरो गेज की रेल कहाँ चलती है? केवल धौलपुर में चलती। आजकल भारत और राजस्थान में अधिकांश लाइनें ब्रॉडगेज हो गई, यानी कि मीटर गेज लाइनों को ब्रॉडगेज में चेंज किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा। और इंडियन रेलवे के द्वारा मीटर गेज लाइनों को ब्रॉडगेज में परिवर्तित करने के लिए कौन सी परियोजना लाई गई? तो यूनिगेज परियोजना 1992 में लाई गई, शुरुआत 1992 में। इंडियन रेलवे के द्वारा, आईआर के द्वारा ये योजना शुरू की गई। इस परियोजना के तहत मीटर गेज लाइनों को, इस परियोजना के तहत, इस परियोजना के तहत मीटर गेज लाइनों को, मीटर गेज लाइनों को ब्रॉडगेज में, ब्रॉडगेज में तेजी से परिवर्तित किया जा रहा है, परिवर्तित किया गया है, किया जा रहा है। ठीक है, लगभग हो चुका है, सभी लाइनों को परिवर्तित किया जा चुका है। यानी कि अब ज़्यादातर ब्रॉड गेज लाइनें हैं। ब्रॉड गेज में दो पटरियों के बीच की सबसे ज़्यादा होती है। तो ये यूनिगेज परियोजना भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू की गई थी। ये रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेलवे के प्रकार हैं: ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। नैरो गेज की रेल केवल धौलपुर में चलती है। अब इसके बाद में पूरे भारत को 73 रेल मंडल व 18 जोन में बांटा गया है। भारत में रेलवे जोन कितने हैं? 18। आपने सुना होगा रेलवे पे लिखा होता है उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, मध्य पूर्व, ठीक है, दक्षिण पश्चिम, ऐसे रेलवे जोन हैं। तो भारत में अब 73 रेल मंडल व 18 रेलवे जोन हैं, जिसमें से राजस्थान में मंडल तो हैं 5 और राजस्थान से रिलेटेड जोन है 2। बट मुख्यालय एक ही रेलवे जोन का है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय जयपुर में है, जवाहर सर्किल के पास। हाँ जी, वर्तमान में भारत में 73 रेल मंडल, 73 रेल मंडल व 18 रेलवे जोन, जोन यानी क्षेत्र, 18 रेलवे जोन कार्यरत हैं।
वर्तमान में देश में 18 रेलवे जोन कार्यरत हैं। इस 18 रेलवे जोन में से राजस्थान से रिलेटेड जोन 2 हैं। इसमें से इसमें से 5 रेल मंडल, राजस्थान में 5 रेल मंडल कौन कौन से हैं? जयपुर अजमेर, जयपुर अजमेर 5 रेल मंडल हैं। जयपुर अजमेर, उदयपुर नहीं है, रेल मंडल उदयपुर नहीं है। जयपुर अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा। अभी उदयपुर रेल मंडल नहीं है। 5 रेल मंडल तथा 2 रेलवे जोन, मंडलों के नाम लिख दिए, रेलवे जोन भी लिखेंगे अभी। 2 रेलवे जोन राजस्थान से संबंधित हैं। साथियों, राजस्थान से संबंधित हैं। मुख्यालय तो एक ही रेलवे जोन का है राजस्थान में, लेकिन रिलेटेड 2 हैं। फर्स्ट ग्रेड 2022 में यहां से क्वेश्चन आया है, देख लेना आप क्या आया है। क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है यहाँ से। अब 2 रेलवे जोन राजस्थान से रिलेटेड हैं, इसका मतलब क्या है? यानी कि राजस्थान का एक रेल मंडल, कोटा रेल मंडल, पश्चिम मध्य रेलवे जोन के अधीन आता है। कोटा रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ मिलेगा आपको पश्चिम मध्य रेलवे जोन, और उसका मुख्यालय तो जबलपुर में है। ठीक है, राजस्थान में 2 जोन हैं। एक जोन तो कौन सा है? उत्तर पश्चिम रेलवे जोन, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है जयपुर में, जवाहर सर्किल के पास है, रेलवे स्टेशन पे नहीं। और इसकी स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 2002 को। इसकी स्थापना हुई 1 अक्टूबर 2002 को, इसकी स्थापना हुई। राजस्थान की 4 मंडल यानी कि जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर इसी रेलवे जोन के अधीन है। राजस्थान के 4 मंडल कौन कौन से? जयपुर अजमेर, जयपुर अजमेर, जोधपुर, बीकानेर इसी के अधीन है, इसी के अधीन है, इसी के अंतर्गत आते हैं। जबकि एक मंडल पश्चिम मध्य रेलवे जोन के अधीन आएगा। हाँ, दूसरा जोन राजस्थान से रिलेटेड कौन सा है? पश्चिम मध्य, पश्चिम मध्य रेलवे जोन, पश्चिम मध्य रेलवे जोन, ये राजस्थान से रिलेटेड दूसरा रेलवे जोन है। और इस रेलवे जोन की बात करें तो दोस्तों इसका मुख्यालय जबलपुर में है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान में नहीं है, एमपी में है, लेकिन रिलेटेड राजस्थान से भी है। ये जबलपुर एमपी में है। देश को 18 रेलवे जोनों में बांटा गया है, जिसमें राजस्थान से रिलेटेड 2 हैं। इसकी स्थापना इसके 6 महीने बाद हुई, 1 अप्रैल 2003, 1 अप्रैल 2003।
और एकमात्र कोटा मंडल इसी के अधीन है। यानी कि कोटा रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ मिलेगा, एकमात्र कोटा रेल मंडल इसी के अधीन है। तो रिलेटेड दो हो गए, हालांकि मुख्यालय एक का ही है। राजस्थान से रिलेटेड जोन दो हैं और दोनों को अपन ने क्लियर कर दिया कि राजस्थान से रिलेटेड जोन कौन कौन से हैं। अब आगे देखेंगे कि इस उत्तर पश्चिम रेलवे जोन, इस वाले जोन का प्रशिक्षण केंद्र तो उदयपुर में है और भर्ती मंडल अजमेर में है। यानी कि उत्तर पश्चिम रेलवे जोन की भर्तियां कहाँ से आयोजित होती हैं, तो अजमेर से, और ट्रेनिंग सेंटर उदयपुर में है। जबकि संपूर्ण भारत यानी कि भारतीय रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र पंचभद्रा में है। ठीक है, देखिए उत्तर पश्चिम रेलवे जोन, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में है तथा भर्ती मंडल, इस जोन का भर्ती मंडल कहाँ है, भर्ती मंडल अजमेर में है। यानी कि इस जोन की भर्तियां कहाँ से आयोजित होती हैं, तो अजमेर में है। अजमेर में है। क्लियर। उसके बाद में नोट लगा के लिखेंगे, भारतीय रेलवे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, भारतीय रेलवे अनुसंधान, भारतीय रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, भारतीय रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये पंचभद्रा में है। और पंचभद्रा कहाँ है, तो आंसर होगा बाड़मेर में है।
पंचपद्रा बाड़मेर में है। ठीक है। भारतीय रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र पंचभद्रा में है। और पंचभद्रा कहाँ है? बाड़मेर में है। हाँ जी। देश में 18 रेलवे जोन है। 18वां रेलवे जोन सबसे बाद में बना है, उसका नाम है दक्षिणी तटीय रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। यानी कि आंध्र प्रदेश में कुछ मंडलों को मिलाते हुए, कुछ डिवीजनों को मिलाते हुए इधर एक दक्षिणी तटीय रेलवे जोन बनाया गया है। जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में। ठीक है। लिखिए, भारत का सबसे अंतिम, कह सकता है ना, सबसे लास्ट में जो 18वां रेलवे जोन बना है, वो एक तो कब बना है ये भी पूछ सकता है। भारत का सबसे अंतिम भारत का सबसे अंतिम 18वां रेलवे जोन, सबसे नया 18वां रेलवे जोन, भारत का सबसे अंतिम 18वां रेलवे जोन कौन सा बना है? तो याद रखना, दक्षिणी तटीय रेलवे जोन बनाया गया है। आंध्र प्रदेश के कुछ रेलवे मंडल इसमें शामिल किए गए हैं। दक्षिणी तटीय रेलवे जोन कब घोषित किया गया? इसे फरवरी 2018 को पीयूष गोयल के द्वारा, तात्कालिक रेल मंत्री, अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, तात्कालिक रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा इसे रेलवे जोन बनाया गया। वर्तमान में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। ठीक है। और इस रेलवे जोन का मुख्यालय है इसका विशाखापट्टनम, कह सकता है विशाखापट्टनम में है इसका मुख्यालय। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ही है। ये सबसे नया 18वां रेलवे जोन बना है। फरवरी 2018 में बनाया गया था इसे। भारतीय रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र पंचभद्रा में है, लेकिन उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में है। ठीक है। अब अपने को एक क्वेश्चन पूछे कि एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है? तो फुलेरा में है। एशिया का, इजी लाइनें हैं, लिखते रहेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन है। एशिया का मीटर गेज का, एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड फुलेरा जंक्शन। एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड फुलेरा जंक्शन, जयपुर में ही है फुलेरा। यहाँ मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है एशिया का।
उसके बाद में राजस्थान का एक रेलवे स्टेशन आधा राजस्थान में है और आधा एमपी में है। झालावाड़ जिले का भवानी मंडी रेलवे स्टेशन आधा एमपी में है, यानी कि आप रेलगाड़ी में आगे की तरफ जनरल डिब्बे में बैठ के जाओगे तो एमपी में उतरोगे और पीछे की तरफ बैठ के जाओगे तो राजस्थान में उतरोगे। झालावाड़ जिले का झालावाड़ जिले का भवानी मंडी रेलवे स्टेशन भवानी मंडी रेलवे स्टेशन आधा राजस्थान व आधा एमपी में है। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन आधा राजस्थान व आधा एमपी में है। दोनों राज्यों में फैला है। क्लियर? अब अपने को कहे रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है भारत में? रेलवे स्टाफ कॉलेज वडोदरा में है, गुजरात में। वडोदरा, गुजरात। फिर अपने को पूछे देश की प्रथम हाँ जी, ये तो थोड़ा बाद में लिखेंगे अपन। वडोदरा, गुजरात। अब ये कहे कि देश का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म भारत का, साथियों देश का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बहुत पहले तक तो खड़गपुर, फिर यूपी का गोरखपुर, खड़गपुर पश्चिम बंगाल में था, और सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म नए आंकड़ों में अब ना तो खड़गपुर है ना गोरखपुर है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन सिद्धारूढ़ स्वामी, सिद्धारूढ़ स्वामी, जिसे हुबली हुबली हुगली नहीं हुबली हुबली कर्नाटक के हुबली में है, हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म, इसका सिद्धारूढ़ स्वामी नाम रखा गया है। सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है, 1.5 किलोमीटर से भी लंबा है, यानी कि इसकी लंबाई 1500 मीटर से ज़्यादा है। सिद्धारूढ़ स्वामी या हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? कर्नाटक के हुबली में है। और इस रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कर्नाटक के हुबली में है। इस रेलवे प्लेटफॉर्म को गिनीज बुक में भी जोड़ा गया है, इसका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज है। राजस्थान का रेल लाइनों में देश में दूसरा स्थान है। कुछ रेलगाड़ियां लिखेंगे जिनसे क्वेश्चन पूछा है, यानी कि एक क्वेश्चन पूछा है बंधन एक्सप्रेस किस देश को जाती है, तो बांग्लादेश को जाती है।
एक रेलगाड़ी का नाम लिखेंगे थार एक्सप्रेस। ये ऐसी गाड़ियां हैं जो पाकिस्तान तक जाती हैं, कुछ एक बांग्लादेश जाती है। थार एक्सप्रेस राजस्थान से पाकिस्तान जाती है, राजस्थान से पाकिस्तान जाती है। साथियों, ये चलती तो वैसे जोधपुर से ही है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से आएंगे तो पहला स्टेशन कौन सा होगा? भाई राजस्थान में तो ये कहीं भी चलती हो, लेकिन उससे क्या लेना है? तो मुनाबाव, बाड़मेर में मुनाबाव रेलवे स्टेशन सबसे पहला रेलवे स्टेशन पड़ेगा, ये पूछा है क्वेश्चन। उधर से आएगी ना ये मुनाबाव, पहला स्टेशन पड़ेगा। यानी कि ये पाकिस्तान जाएगी तो सबसे लास्ट रेलवे स्टेशन यही है, फिर पाकिस्तान चली जाएगी। तो बाड़मेर में मुनाबाव से खोकरा पार तक थार एक्सप्रेस मान लो पाकिस्तान से आ रही है और वो राजस्थान में प्रवेश की, तो पहला रेलवे स्टेशन कौन सा आएगा? मुनाबाव। ठीक है, आगे तो ये जोधपुर तक आती है, लेकिन मुनाबाव से खोकरा पार तक याद रखना। दूसरी है अपनी समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस कभी चली है, कभी बंद हो जाती है। पूरे रूल्स के अनुसार ये पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं, पूरी चेक होती है और वीज़ा भी होना ज़रूरी है। ठीक है, समझौता एक्सप्रेस भारत से पाकिस्तान जाती है, भारत से पाकिस्तान जाती है समझौता एक्सप्रेस। ये रेलगाड़ी पुरानी दिल्ली से चलकर लाहौर तक जाती है, पुरानी दिल्ली से लाहौर तक, नई दिल्ली से नहीं, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से लाहौर तक जाती है। ठीक है, थार एक्सप्रेस की शुरुआत पूछे तो 2006 से चल रही है ये लगातार। इसकी शुरुआत फरवरी 2006 से है, लगातार चल रही है ये। समझौता एक्सप्रेस कभी चली है, कभी बंद हुई है। कई बार पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव हो जाता है तो इन रेलगाड़ियों को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, ये समझौता एक्सप्रेस है। दो रेलगाड़ियां भारत से बांग्लादेश जाती हैं, एक तो मैत्री एक्सप्रेस और एक बंधन एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस 3 और 4 नंबर पे दो गाड़ियां एक साथ लिखेंगे, मैत्री व। हाई कोर्ट एलडीसी के पेपर में यही पूछा था कि बंधन एक्सप्रेस किस देश को जाती है? मैत्री एक्सप्रेस तो पहले से ही जा रही है, लेकिन बंधन एक्सप्रेस की शुरुआत 9 नवंबर 2017 को की गई। बंधन एक्सप्रेस के लिए पूछा था कि मैत्री व बंधन एक्सप्रेस किस देश को जाती हैं? भारत से बांग्लादेश जाती है। अब ये भारत में कहाँ से शुरू होती हैं? भारत से बांग्लादेश जाती है। साथियों, ये दोनों रेलगाड़ियां भारत में ढाका से कोलकाता से शुरू होती हैं। कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी है और पश्चिमी बंगाल बांग्लादेश को टच करता है। कोलकाता से ढाका तक जाती हैं। ठीक है, मैत्री व बंधन एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस तो शुरू से ही चल रही है, लेकिन बंधन एक्सप्रेस की शुरुआत
बंधन एक्सप्रेस की शुरुआत कब की गई? साथियों, बंधन एक्सप्रेस की शुरुआत हुई अपने 9 नवंबर 2017। और ये वाला क्वेश्चन हाई कोर्ट एलडीसी में पूछा था 2022 वाले पेपर में कि बंधन एक्सप्रेस किस देश को जाती है। ये कुछ एक रेलगाड़ियां लिखी हैं अपन ने, लेकिन एक रेलगाड़ी और लिखेंगे, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसको उतारो तब तक। आगे की लाइन है अपनी एक रेलगाड़ी और लिखेंगे अपन। ये कुछ एक रेलगाड़ियां थी जो अपनी फेमस हैं। एक रेलगाड़ी और लिख दो जो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करती है। और वंदे भारत के बारे में आपको खुद को देखना है कि वंदे भारत के कितने चरण चल चुके हैं। ठीक है, ये खुद को देखना है। वंदे भारत के बारे में भी देखना है। विवेक एक्सप्रेस, साथियों विवेक एक्सप्रेस की बात करें तो डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ कहाँ है? डिब्रूगढ़ असम में है। डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तक जाती है ये। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। 4 दिन व 4 रात्रि का सफर है इसका, नॉन स्टॉप। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है ये विवेक एक्सप्रेस। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है, करने वाली रेलगाड़ी है। साथियों ये रेलगाड़ी अगर देखा जाए तो 4284 की दूरी तय करती है ना। 4284 की दूरी तय करती है और लगभग 84 घंटे का सफर है इसका। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। एक नई रेलगाड़ी चलाई गई है वंदे भारत। वंदे भारत के बारे में आपको खुद को देखना है कि वंदे भारत कितने चरणों में चल चुकी है। करंट का क्वेश्चन है ये विवेक एक्सप्रेस। अभी भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। कुछ लाइनें हैं। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में। वैसे ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? लेकिन ये 50 के पास वाला डेटा था, इसलिए मैंने लिखा दिया 1 जनवरी 1949।
भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया? 1 जनवरी 1949 भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में, और आरबीआई का थोड़ा पहले किया गया, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। अब ये तो कंप्लीट हो गई रेलवे की जानकारी, लेकिन रेलवे की जानकारी के साथ साथ मेट्रो परियोजना के बारे में भी लिखेंगे। और मेट्रो के बाद में बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन जापान के सहयोग से चलाई जाएगी भारत में। और पहले चरण में बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी, यानी कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद और मुंबई भारत का द्वितीय मैनचेस्टर या भारत की वस्त्र नगरी मुंबई के बीच भारत में बुलेट ट्रेन चलना प्रस्तावित है। फिर सेकंड चरण में तो और भी चलेगी, लेकिन पहले चरण में मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। ठीक है। मेट्रो परियोजना देश में सर्वप्रथम मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में हुई। देश में सर्वप्रथम मेट्रो की शुरुआत कोलकाता 1984 में, 1984 में सर्वप्रथम मेट्रो की शुरुआत हुई देश में 1984 में। बहुत ज़्यादा शहरों में मेट्रो चली हुई है। देखिए, देश की पहली वाटर मेट्रो, देश की प्रथम वाटर मेट्रो कहाँ लॉन्च की गई? तो कोची। वाटर मेट्रो कोची, कोची केरल में है। कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। पहली वाटर मेट्रो कोची केरल। और देश की पहली अंडर वाटर, देश की प्रथम अंडर वाटर मेट्रो, इसमें अंडर शब्द आ गया, अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता हुगली नदी में, हुगली, हुगली नदी में। हुगली गंगा का ही नाम है, यानी कि फरक्का के बाद गंगा नदी दो भागों में बट जाती है। एक धारा बांग्लादेश पद्मा, और एक कोलकाता पश्चिम बंगाल में बहती है, उसका नाम हुगली नदी। हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा है। ठीक है। राजस्थान में मेट्रो का कार्य 2 चरणों में पूरा हुआ। राजस्थान में मेट्रो का कार्य 2 चरणों में
पूरा हुआ। ठीक है। राजस्थान में मेट्रो का उद्घाटन किसने किया और मेट्रो की शुरुआत कब हुई, ये भी अपन देखेंगे। राजस्थान में मेट्रो का उद्घाटन 14 फरवरी 2011 को, राजस्थान में मेट्रो का उद्घाटन 14 फरवरी 2011 को, 14 फरवरी 2011 को केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने किया। 14 फरवरी 2011 को केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने किया। कमलनाथ एमपी के सीएम भी रहे थे कुछ समय तक, फिर वापस सरकार गिरा दी गई थी, तो केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने किया। लेकिन बनना 2011 में शुरू हुई साथियों, और देखा जाए तो राजस्थान में मेट्रो का आरंभ 3 जून 2015 से हुआ। राजस्थान में उद्घाटन तो 2011 में केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने किया, लेकिन राजस्थान में मेट्रो का व्यावसायिक संचालन कब से हुआ? राजस्थान में मेट्रो का व्यावसायिक संचालन, व्यावसायिक संचालन राजस्थान में मेट्रो का व्यावसायिक संचालन कब से हुआ? 3 जून 2015 से किया गया दोस्तों, और 3 जून 2015 को मानसरोवर से चांदपोल तक किया गया। यानी कि राजस्थान में मेट्रो का कार्य अभी तक 2 चरणों में पूरा हुआ है। अब मेट्रो का और ज्यादा विस्तार किया जा रहा है जयपुर में। यहाँ राजस्थान की बजाय जयपुर ही लिख दो आप डायरेक्ट। जयपुर में, जयपुर में मेट्रो का उद्घाटन, ठीक है। यहाँ भी जयपुर ही कर दो। राजस्थान की राजधानी जयपुर में ही चली है मेट्रो, और तो कहीं चली ही नहीं है। 3 जून 2015 साथियों, जयपुर मेट्रो का कार्य 2 चरणों में पूरा हुआ। तीन जून 2015। उसके बाद में अभी जयपुर में मेट्रो 2 चरणों में शुरू हुई। जयपुर में मेट्रो 2 चरणों में, मेट्रो जयपुर में मेट्रो का संचालन 2 चरणों में हुआ। 2 चरणों में किया गया। 2 चरण कौन कौन से? फर्स्ट चरण, सेकंड चरण। फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, ठीक है। फर्स्ट चरण का देखा जाए तो मानसरोवर से चांदपोल, और सेकंड चरण में चांदपोल से हाँ जी, फर्स्ट चरण में मानसरोवर से, मानसरोवर से चांदपोल, और सेकंड चरण में चांदपोल से, चांदपोल से
बड़ी चौपड़ तक। दो चरणों में चली है मेट्रो। संचालन की बात करें तो 3 जून 2015 से। एक लाइन और लिख सकते हैं कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में मेट्रो का संचालन। ये लाइन अलग से है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में मेट्रो का संचालन नई दिल्ली में मेट्रो का संचालन कब किया गया? 2002 में। दिल्ली में मेट्रो कब से चल रही है? 2002 से। और जयपुर में मेट्रो कब से चल रही है? 2015 से। ठीक है, दिल्ली मेट्रो का विस्तार किया गया है, गुड़गांव तक किया गया है। तो ये थी मेट्रो परियोजना। बुलेट ट्रेन परियोजना 14 सितंबर 2018 को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे उस समय, वो भारत यात्रा पे थे और उन्होंने प्रधानमंत्री जी से चर्चा की, चाय पे चर्चा की, और उन्होंने जापान के सहयोग से भारत में बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही थी, जो कोविड की वजह से आज तक नहीं चल पाई। भारत में प्रथम चरण में बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी, और दूसरे चरण में तो फिर और ज़्यादा विस्तार किया जाएगा इसका। ठीक है, ये है। तो बुलेट ट्रेन परियोजना भी लिख सकते हैं आप। बुलेट ट्रेन परियोजना हाँ भाई, जापान में बहुत पहले बुलेट ट्रेन चल चुकी थी, लेकिन भारत में अभी तक बुलेट ट्रेन नहीं चली। फर्स्ट चरण में मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलना प्रस्तावित है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलना प्रस्तावित है। के बीच प्रस्तावित है, हालांकि अभी चली नहीं है। और फिर सेकंड चरण में दिल्ली की ओर भी चलेगी। ये जापान के सहयोग से चलाई जाएगी। जापान के सहयोग से चलाई जाएगी। ठीक है, तो ये अपनी रेल परिवहन कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे अपन वायु परिवहन। राजस्थान में पाइपलाइन परिवहन का कोई लेना देना नहीं है, जल परिवहन का भी कोई लेना देना नहीं है। अब सीधे चलो, वायु परिवहन सबसे महंगा है, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के लिए उपयोगी है। एयर ट्रांसपोर्ट, वायु परिवहन।
एयर ट्रांसपोर्ट। भारतीय संविधान के अनुसार वायु परिवहन विमान पतन भी संघ सूची के विषय हैं। पतन यानी बंदरगाह होता है, पत्तन, पत्तन, पतन यानी तो विनाश होता है, पत्तन यानी बंदरगाह होता है। भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार परिवहन का लास्ट फेज चल चुका है, वायु परिवहन। भारतीय संविधान के अनुसार वायु परिवहन व विमान पतन, वायु परिवहन व विमान पतन, विमान पतन, विमान पत्तन, पत्तन यानी पोताश्रय, बंदरगाह, संघ सूची के विषय है। संघ सूची के विषय है। संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कुछ विषय संघ सूची के अधीन हैं, कुछ राज्य और कुछ समवर्ती सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची के विषयों पे कानून दोनों सरकारें मिलकर बनाती हैं, जबकि राज्य सूची के विषयों पे कानून सामान्य परिस्थिति में राज्य सरकार बनाती है। यदि देश में आपातकाल लग गया हो तो राज्य सूची राज्य के किसी एक भाग में आपातकाल लग गया हो तो राज्य सूची के विषयों पे कानून राज्य सरकार नहीं बनाएगी, केंद्र सरकार ही बनाएगी। ठीक है। राज्य सूची के कुछ विषय हैं, जैसे कृषि एवं सिंचाई। जेल प्रेरी में पूछा गया, जेलें यानी कि कारागाह है। अब वायु परिवहन में अपने एक ही क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कौन सा है, तो जयपुर में है, सांगानेर। बस ऐसे तो पूछने को तो ये भी पूछा कि डबोक एयरपोर्ट कहाँ है, तो डबोक जगह उदयपुर में है। हालांकि उस डबोक एयरपोर्ट का नाम है ना, वो महाराणा प्रताप है। ठीक है। तो कोई छिटमुट क्वेश्चन दे देता है इजी वे में। वायु परिवहन कोई बहुत बड़ा लफड़ा नहीं है। लिखेंगे एक लाइन, भारत में सर्वप्रथम, भारत की बात कर लेते हैं एक बार। भारत में सर्वप्रथम वायु सेवा की शुरुआत, वायु परिवहन की शुरुआत, वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज, इलाहाबाद से नैनी, 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच, नैनी तहसील है वहीं, इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज, इलाहाबाद से नैनी के बीच प्रथम वायु डाक सेवा के रूप में हुई। प्रथम वायु डाक सेवा के रूप में हुई, प्रथम वायु डाक सेवा के रूप में की गई। अब राजस्थान में 4 एयरपोर्ट तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन है, बाकी 6 एयरपोर्ट सामरिक महत्व के हैं। राजस्थान में 4 एयरपोर्ट नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन है। केंद्र में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जो बीजेपी में शामिल हो गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पहले कांग्रेस के थे ये। 4 एयरपोर्ट नागरिक उड्डयन मंत्रालय के व 6 एयरपोर्ट सामरिक महत्व के हैं। सामरिक महत्व का मतलब एयर फोर्स के अधीन है, एयर फोर्स के विमान आते हैं वहाँ पे। सामरिक महत्व, सामरिक महत्व का मतलब एयर फोर्स के अधीन है, वायुसेना के विमान ज़्यादा आते हैं वहाँ पे। ठीक है। सीमावर्ती जिलों में है वो।
एयरफोर्स वाले जो हैं वो सीमावर्ती जिलों में है। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन कौन कौन से हैं? तो सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर में है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लिखेंगे पहले तो। आज अपना परिवहन चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। अगले एपिसोड में अपन वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण पढ़ेंगे। देखिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन कौन कौन से हैं। सबसे महंगा परिवहन है वायु परिवहन। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन कौन कौन से हैं? 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं? सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर के सांगानेर में ही है। सांगानेर एयरपोर्ट सांगानेर में है। सांगानेर जयपुर में है। सांगानेर एयरपोर्ट सांगानेर जयपुर में है। जयपुर एयरपोर्ट भी कह सकता है इसको। यह राज्य का प्रथम व एकमात्र क्योंकि और राजस्थान में कोई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है भी नहीं। प्रथम व एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। पहला भी है और एकमात्र भी है। कब घोषित हुआ ये? तो 29 दिसंबर 2005 को ये घोषित हुआ, लेकिन पूरी तरह से इसकी गाइडलाइन कब जारी हुई? घोषणा तो 5 में ही हो गई थी, 29 दिसंबर के दिन, दिसंबर लास्ट में। लेकिन अधिसूचना जारी कब हुई कि इसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना दिया गया है? तो ये अधिसूचना जारी हुई फरवरी 2006 में। फरवरी 2006 में। ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भले ही 5-6 में बना हो, लेकिन यहाँ से विदेश में पहली बार विमान सेवा 2002 में शुरू हो गई थी। लिखिए, इस एयरपोर्ट से एशियाई देशों बैंकॉक, थाईलैंड, जेदा, दुबई, जेदा के लिए गाड़ियां जाती हैं। एशियाई देशों के लिए गाड़ियां जाती हैं। आप ये मत कह देना कि सर इंग्लैंड में भी जाएगी या नहीं जाएगी। इंग्लैंड या अमेरिकी देशों में जाने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा आपको, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे। ये 2005-6 में अंतर्राष्ट्रीय बना, लेकिन यहाँ से सर्वप्रथम विदेश में गाड़ी 2002 में गई। देखिए सर्वप्रथम यहाँ से सर्वप्रथम 7 फरवरी 2002 को 7 फरवरी 2002 को दुबई के लिए गाड़ी उड़ी। यहाँ से सर्वप्रथम 7 फरवरी 2002 को 7 फरवरी 2002 को
भले ही ये अंतर्राष्ट्रीय बाद में बना है, लेकिन विदेश के लिए गाड़ी 2002 में चली गई थी। दुबई के लिए प्लेन ने उड़ान भरी। लेकिन ये कोई खास बात नहीं है। ये की क्वेश्चन पूछेगा, सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा दिया गया? 29 दिसंबर 2005 को। दूसरा एयरपोर्ट है अपना महाराणा प्रताप। ये भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन है। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक में है। एक बार तो सीधे रूप से एग्जामिनर ने यही पूछ लिया था कि डबोक एयरपोर्ट कहाँ है, तो उदयपुर में ही है। डबोक जगह उदयपुर में है और यह राज्य का प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। यानी कि प्रस्ताव में आ चुका है कि अब कभी फ्यूचर में राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय बनेगा तो यही बनेगा। यह राज्य का एकमात्र प्रस्ताव में आ चुका है प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। गाइडलाइन जारी हो चुकी है इसके लिए। यह राज्य का एकमात्र प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। प्रस्तावित है भाई। ये ऐसे करके 2 लिख दिया। तीसरा कौन सा है अपना? कभी समय समय पे चालू हुआ है, कभी बंद हुआ है। कोटा एयरपोर्ट कोटा में है। ये भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन है। और चौथा एयरपोर्ट अक्टूबर 2017 में चला है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा चला है। वो भी लिखेंगे। किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर में, किशनगढ़ में ही है। अजमेर से थोड़ा सा पहले किशनगढ़ जगह है, वहाँ पे है। तो लिखिए किशनगढ़ हवाई अड्डा या एयरपोर्ट। चौथा है अपना किशनगढ़ एयरपोर्ट। किशनगढ़ में ही है। किशनगढ़ को राजस्थान की मार्बल नगरी कहा जाता है और ये किशनगढ़ अजमेर में है। इसका उद्घाटन 11 अक्टूबर 2017 को, 17 से पहले यहाँ संचालन नहीं था। 11 अक्टूबर 2017 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यानी कि ये देखा जाए तो दोस्तों 2017 से संचालित है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा। तो ये 4 एयरपोर्ट अपने जो हैं ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के हैं। लेकिन राजस्थान में कुछ एक एयरपोर्ट सामरिक महत्व के हैं, सेना के अधीन हैं।
हाँ भाई, सेना के अधीन है, एयरफोर्स के अधीन है, सामरिक महत्व के एयरपोर्ट कौन कौन से हैं? 6 हैं। एक बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था कि उत्तरलाई एयरपोर्ट कहाँ है, तो उत्तरलाई बाड़मेर में है। ठीक है, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं छिटपुट। एयरफोर्स के अधीन जो हैं उनको लिखेंगे आप। लिखो सामरिक महत्व के एयरपोर्ट। सामरिक महत्व के एयरपोर्ट। एयरफोर्स के अधीन है, एयरफोर्स के अधीन है। जैसे पिछले दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद हुआ, तनाव हुआ, तो उस दौरान ये जो सारे एयरपोर्ट अभी अपन जो लिखेंगे, इन पे एयरफोर्स के विमानों ने उड़ान भरी। ठीक है, तो कौन कौन से हैं सामरिक महत्व के? एक तो रातानाडा जोधपुर में है, रातानाडा एयरपोर्ट। इनके नाम ध्यान रखने हैं आपको। रातानाडा एयरपोर्ट, रातानाडा एयरपोर्ट जोधपुर में है, रातानाडा जगह पे ही है, एयरफोर्स के अधीन है। दूसरा है जैसलमेर एयरपोर्ट, जैसलमेर एयरपोर्ट जैसलमेर में ही है। जैसलमेर एयरपोर्ट की बात करें अपन, तो ये जैसलमेर में ही है। ठीक है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि उत्तरलाई एयरपोर्ट किस जिले में है? उत्तरलाई, उत्तरलाई एयरपोर्ट की बात करें अपन, तो उत्तरलाई एयरपोर्ट बाड़मेर में है। 3 हो गए। सामरिक महत्व के एयरपोर्ट कितने थे? 6 थे। चौथा कौन सा है? फलोदी में भी है, फलोदी एयरपोर्ट फलोदी में है। फलोदी एयरपोर्ट फलोदी में है। और 4 और 5 को अपन अलग पेन, 5 और 6 को अलग पेन से लिखा है। नाल एयरपोर्ट बीकानेर में है। अलग पेन से क्यों लिखे हैं वो भी बताएंगे। नाल एयरपोर्ट बीकानेर में है। और सूरतगढ़ एयरपोर्ट, उत्तरलाई से क्वेश्चन पूछा, उत्तरलाई एयरपोर्ट कहाँ है? बाड़मेर में है उत्तरलाई। सूरतगढ़ एयरपोर्ट श्री गंगानगर में है। ये दोनों जो हैं, बीकानेर और गंगानगर वाला, वो एयरफोर्स के तो हैं ही, एयरफोर्स के तो सारे ही हैं ये, लेकिन ये भूमिगत हैं, अंडरग्राउंड हैं ये दोनों। लास्ट वाले एयरफोर्स के साथ साथ भूमिगत हैं। एयरफोर्स के साथ साथ ये दोनों भूमिगत हैं, अंडरग्राउंड हैं ये दोनों। तो ये एयरपोर्ट अपने सामरिक महत्व के हैं। अब कुछ भाई प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और है राज्य में। ग्रीनफील्ड का मतलब कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे वो। ठीक है,
बना एक भी नहीं है, प्रस्तावित हैं 4 जगह। तो राज्य में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ कहाँ है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से किस जगह पे प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ है, कहाँ प्रस्तावित है। राजस्थान के प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट 4 जगह है। हाँ जी, राजस्थान के प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट 4 जगह है। एक तो ग्रीनफील्ड क्या होता है, कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे ये। कम करना कहाँ कहाँ है राज्य का पहला प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नीमराणा में है, जहां जापानी जोन भी है। प्रथम नीमराना, और नीमराना अलवर जिले का भाग हुआ करता था। नीमराना में पार्ले बिस्किट की फैक्ट्री भी है, ये सीईटी में पूछा है। लेकिन लेटेस्ट में नीमराना कोटपुतली बहरोड जिले का भाग है। एक तो ये हो गया। दूसरा प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दूसरा है पालड़ी मनोहरपुर। पालड़ी मनोहरपुर, जयपुर। तो तीसरा अलवर में है कोट कासिम। कोट कासिम, सॉरी ये दूसरा है, प्रथम ही लिखा गया। बना एक भी नहीं है, प्रस्तावित है। तीसरा उधर है कोट कासिम, खैरतल के आसपास। कोट कासिम अलवर। और चौथा प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है कोटा में। ऐसे करके ये 4 प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हैं। कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे ये। राज्य में 32 हवाई पट्टियां हैं, जिसमें कांकरोली हवाई पट्टी जेके ग्रुप द्वारा, पिलानी हवाई पट्टी बिरला ग्रुप द्वारा, वनस्थली हवाई पट्टी टोंक में है वनस्थली ग्रुप द्वारा, और 12 हवाई पट्टी अडानी ग्रुप द्वारा संचालित हैं। एक लाइन लिख सकते हो, देश का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, देश का प्रथम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, प्रथम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हैदराबाद। हैदराबाद को घोषित किया गया। हैदराबाद, हैदराबाद आजकल तेलंगाना का भाग है। ये पहले हैदराबाद आंध्र प्रदेश में था, आजकल तेलंगाना का भाग है। 2 जून 2014 को श्री कृष्ण राव समिति की सिफारिशों पे हैदराबाद, सॉरी तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। तो ये 4 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हैं राज्य में। हवाई पट्टियां हैं 32, जिनमें से 4 हवाई पट्टियां तो निजी क्षेत्र से रिलेटेड हैं। राज्य में 32 हवाई पट्टियां हैं, जिनमें से हवाई पट्टी है आकाश में विमान। राज्य में 32 हवाई पट्टियां हैं,
पट्टियों में ही उड़ते हैं, वरना तो वो एक्सीडेंट हो जाए। 32 हवाई पट्टियां, राज्य में 32 हवाई पट्टियां हैं, जिनमें से 4 निजी क्षेत्र की हैं, 4 निजी क्षेत्र की हैं। निजी क्षेत्र की कौन कौन सी हैं? जेके हवाई पट्टी या कांकरोली, कांकरोली राज्य संबंध में है। कांकरोली हवाई पट्टी जेके ग्रुप द्वारा, जेके टायर ट्यूब का कारखाना भी कांकरोली में ही है। कांकरोली हवाई पट्टी जेके ग्रुप द्वारा, जेके ग्रुप द्वारा संचालित है। हाँ भाई, जेके टायर ट्यूब का कारखाना भी कांकरोली राज्य संबंध में ही है। दूसरी है वनस्थली, वनस्थली अभी कांकरोली हवाई पट्टी राजसमंद में है, कांकरोली राजसमंद में है। दूसरा वनस्थली हवाई पट्टी, वनस्थली ग्रुप द्वारा, निवाई टोंक वनस्थली है वहां पे, वनस्थली हवाई पट्टी निवाई टोंक, वनस्थली ग्रुप द्वारा संचालित है। वनस्थली ग्रुप द्वारा ये 4 निजी क्षेत्र की हैं, तो हो गई। तीसरी पिलानी हवाई पट्टी बिरला ग्रुप द्वारा, झुंझुनू में है पिलानी हवाई पट्टी। पिलानी हवाई पट्टी पिलानी झुंझुनू में है। बिरला ग्रुप द्वारा, बिरला ग्रुप द्वारा। तीन हो गई। हवाई पट्टियां हैं, आकाश में विमान हवाई पट्टियों में उड़ते हैं। चौथी निजी क्षेत्र की हवाई पट्टी है 12 हवाई पट्टी अडानी ग्रुप द्वारा, अडानी ग्रुप द्वारा। 12 में ही है, 12 हवाई पट्टी 12 अडानी ग्रुप द्वारा। खैर कोई खास क्वेश्चन नहीं थे ये। अब ये भी याद रख सकते हो कि वर्तमान में सांगानेर एयरपोर्ट है ना, उसका निजीकरण करके अडानी के हाथों में सौंप दिया गया। वर्तमान में सांगानेर एयरपोर्ट का संचालन भी अडानी ग्रुप के हाथों में है। ये भी लिख सकते हैं आप, निजीकरण हो गया उसका। लिख दो, वर्तमान में सांगानेर एयरपोर्ट का संचालन अडानी ग्रुप के हाथों में। ये सांगानेर एयरपोर्ट है, यहां लिख सकते हैं वर्तमान में अडानी ग्रुप के अधीन है ये। तो ये अपना परिवहन का चैप्टर था, लंबे रूप से पढ़ा है अपन ने, और एक क्वेश्चन ज्यादा पूछा है परिवहन से कि पूर्व से पश्चिम गलियारा कहाँ से कहाँ तक जाता है? पोरबंदर से सिलचर तक जाता है। बाकी की चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।